हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये अपनी वीडियो टर्न ऑफ कर लें प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान बना था तो 11 अगस्त 1948 को स्पीच दी थी जिन्ना साहब ने, और जिन्ना साहब ने अपना एक जो विजन था वो जाहिर किया था कि जिन्ना साहब का जो स्पीच थी खास तौर पे उन्होंने वो वहां से स्टार्ट की थी कि every Hindu is allowed to go to his temples, every Christian is allowed to go to his church, and every Muslim has, every Muslim has no restriction. Basically, Jinnah Sahib was the embodiment of true, कह लें कि manifestation of religious freedom. मैं समझता हूँ कि जो जिन्ना साहब थे उनका विजन एक ही था कि जिस तरह की उन्होंने कहा कि एवरी मुस्लिम इज अलाउड टू गो टू हिज मॉस्क्स, और हिंदूज के बारे में भी कहा, क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बारे में भी कहा, हिंदुओं के बारे में भी कहा। तो उसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते थे जहाँ पे रिलीजन को एज अ कह लें कि पॉलिटिक्स से सेपरेट ना भी रखा जाए, लेकिन जो मिनॉरिटीज हैं उनकी कंप्लीटली प्रोटेक्शन की जाए। I am discussing about minorities just because it is directly linked to the objective resolution of Pakistan. ठीक है जी। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जिन्ना साहब का विजन था। बाद में जिन्ना साहब की डेथ हुई और उसके बाद जिन्ना साहब के बाद लियाकत अली खान ने सब चीज़ों को संभाला और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे ही बिकेम द गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल जो थे। अच्छा, उसके बाद आती है जी आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहले डोमिनियन स्टेटस था 1947 जब पाकिस्तान बना था उसके बाद, और डोमिनियन स्टेटस में ये भी था कि तब तक हम डोमिनियन रहेंगे ब्रिटिशर्स की जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन गया हुआ था और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बना, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के। आज मैं आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करवाऊंगा, आप लोगों ने जाना नहीं है, ठीक है? किसी ने भी क्लास ये मिस नहीं करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, उसके बाद बातें चलना शुरू हो गई। बेसिक जो कहते हैं प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट की गई, लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इसकी डेट पूछता है कि वन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड एंड बाय होम। It was presented on 7 March 1949 by लियाकत अली खान। एक बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर ये पास कब हुई? इट वाज पास्ड ऑन 12th of March 1949, यानी कि 12 मार्च को 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो पास हो गई। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बड़े क्लियर डिफरेंसेस थे। वो क्या क्या थे? 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट की गई, 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई, पास की गई। ठीक है जी। इसके ऊपर इसमें था क्या क्या? बेसिकली इसमें यही था कि सॉवरेनिटी का जो मालिक है हकमियत अल्लाह का, अल्लाह ताला है, और हम मुसलमान उसके नायब अल्लाह ताला की दी हुई पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। इस्लाम जो है वो हमारा, इस्लाम के प्रिंसिपल्स के बगैर आपका कोई मुल्क में कोई कानून नहीं बन सकता, और ये थे तो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो है वो कोई भी लॉ कुरान और शरीयत के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तान के अंदर, और इस्लाम के अंदर सॉरी डेमोक्रेसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ठीक है, ये सारा कुछ गुड गवर्नेंस है। ये बेसिकली उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसको डिटेल में नहीं कराऊंगा। तो देन उसके बाद इसके ऊपर एतराज़ात होना शुरू हुए, ख़ास तौर पे आपके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इसकी शदीद मुखालफत की, क्योंकि मिनॉरिटी वहाँ पे थे। यहाँ पे मिनॉरिटीज़ का जो लॉ मिनिस्टर बना था आपका, जो जोगिंदर नाथ मंडल था, वो आपका मिनॉरिटी से बिलोंग करता था, जिन्ना साहब की कैबिनेट में। ठीक है जी। और उसके बाद जफरुल्लाह खान साहब को देखें तो वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो भी बाद में पता चला कि वॉज आल्सो कादियानी। ठीक है जी। तो ये मतलब जिन्ना साहब की कैबिनेट थी।
और उसके बाद क्या होता है कि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के इसके ऊपर क्लियर डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं, जब ये पास होने लगी थी तो 24 वोट्स ऑलमोस्ट पड़े थे इसकी मुखालफत में, और सारे के सारे ईस्ट पाकिस्तान से थे, यानी कि बांग्लादेश से बिलोंग करते, सारे के सारे वोट। उन लोगों ने शदीद किस्म की मुखालफत की और अपनी ग्रीवेंसेस शो की। ये वो पहला पॉइंट था जिसपे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का कंट्रडिक्शन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस नोयर का बनाया जाए। क्या पाकिस्तान का निज़ाम फेडरल सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? ये क्लियर आइडिया को नहीं था, दे वर सो कंफ्यूज्ड। और उसकी रीजन सबसे बड़ी ये भी थी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बड़े क्लियर किस्म के डिफरेंसेस थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने के बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बनाई गई, जिसको बीपीसी भी बोलते होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी पहली बनाई गई। ये आप सारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री वैसे हामिद खान की बुक से भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल होगी। पहली बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंट अपना बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, वो डिसॉल्व हो गई। दूसरी बनाई गई, डिसॉल्व हो गई। तीसरी बनाई गई, डिसॉल्व हो गई। चौथी ने जाके 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है जी। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली इसको ड्राफ्ट करने वाले थे, इसको ये पूछता होता है आपसे एमसीक्यू में कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? चौधरी मोहम्मद अली थे, हु ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आर्टिकल्स पूछता होता है, तो देयर वर 234 आर्टिकल्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात वो ये पूछता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रोमलगेट हुआ था? दिस वाज प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956। 23 मार्च 1956 को ये प्रोमलगेट हुआ था। चौथी बात, इसमें उर्दू और बंगाली दोनों हमारी नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि पहले बंगाली को भी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे थे एज ए नेशनल लैंग्वेज, और उसको बाद में जब उर्दू के साथ जब 1954 में बंगाल के इलेक्शन हुए थे, हमने तब जाके बंगाली को अपना एक नेशनल डिक्लेयर किया था। 234 आर्टिकल्स थे, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड फ्रंट जो थी अवामी लीग, ये क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत गई थी। खैर, उसके बाद जो कैपिटल था वो कराची था, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थी आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी आपकी, क्योंकि गवर्नर जनरल का सिस्टम जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका प्रोमलगेट हुआ ऑन 23 मार्च, उसी दिन गवर्नर जनरल का सिस्टम भी खत्म हो गया था। उसी दिन ही सिकंदर मिर्जा ने पहला पाकिस्तान का वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे उसने ओथ लिया था। तो पाकिस्तान का जो पहला अनइलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो सिकंदर मिर्जा है, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, और वो 4th गवर्नर जनरल भी है। और तो ये बेसिकली सिकंदर मिर्जा था जो कि पहला कहते हैं कि क्या कहते हैं आपका प्रेसिडेंट बना था, अनइलेक्टेड था, और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस से बाहर निकल आया था चूंकि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हुआ था। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। 3 उसमें लिस्टें थी, एक आपकी फेडरल लिस्ट थी, एक आपकी कंकरेंट लिस्ट थी, और एक प्रोविंशियल लिस्ट थी। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, बस ये था। और उसके बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपसे पूछेगा कि हु ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन था, अयूब खान ने बनाया था, और 1962 में 8 जून को वो प्रोमलगेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला जो है। और अयूब खान ने उसको उस अयूब खान के होते हुए उसको ड्राफ्ट करवाया गया था। जिस बंदे ने ड्राफ्ट किया था वो जस्टिस शहाबुद्दीन थे। Justice Shahabuddin was the person who drafted the Constitution of 1962, which was promulgated on 8th of June 1962. And there were 250 articles in it. 250 articles थे total 1962 के Constitution में. Again, जो कैपिटल था वो कराची था। सॉरी, 1960 की बात 62 की बात है, तब कैपिटल इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि जो कैपिटल है वो कराची से पिंडी शिफ्ट हुआ है 1959 में, और उसके बाद जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है वो 1960 में हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बनाया गया, लिहाजा जो हमारा कैपिटल था वो इस्लामाबाद था। यार जस्टिस शहाबुद्दीन ने ड्राफ्ट किया था, इनामुल्लाह शहाबुद्दीन, जस्टिस शहाबुद्दीन। ठीक है जी। उसके बाद इसमें यूनिटरी एक ही, पहले में भी एक ही हाउस था,
दूसरे में भी एक ही हाउस था, सेनेट सेनेट की कोई वो नहीं था, हाउस ऑफ यूनिट कह लें, ठीक है, या एक ही हाउस था। पहले में भी एक ही हाउस था, दूसरे में भी एक ही हाउस था, सेनेट सेनेट नहीं था। ऑफिशियली कैपिटल इस्लामाबाद बना 1967 में 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1967 जब ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया। तो इसमें लिस्टें जो थी वो एक ही लिस्ट थी, एक ही लिस्ट थी आपकी, और चूंकि 1 यूनिट था लिहाजा एक ही लिस्ट थी, और हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। सेंटर बहुत पावरफुल था, सूबे जो थे वो इतने ज्यादा ऑटोनोमस नहीं थे अयूब खान के दौर में, क्योंकि उसने बीडी सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था 1959 के। उसमें 1960 में उसने जाके उसको बकायदा तौर पे बीडी सिस्टम एक ऑर्डिनेंस भी दिया था, 59 में उसने बीडी सिस्टम तैयार किया था, पहले पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ। और जो नेशनल लैंग्वेजेस थी अगेन वही दो ही थी हमारी, उर्दू उर्दू भी थी और बंगाली भी थी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ठीक है जी। और कैपिटल हमारा कराची था, ये इट वाज अबाउट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है जी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, हाँ जी। अब हम आते हैं जी 19, अब हम आते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। और यहाँ जी पहला जो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, पाकिस्तान का नाम चेंज किया गया था। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिकली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था, इस्लामिक हटा दिया गया था। बाद में जैसे उन्होंने इस्लामिक हटाया तो यहाँ पे जनाब यहाँ पे वावेला शुरू हो गया उन्होंने, तो ऐसी की फिर से फर्स्ट अमेंडमेंट जो की थी उसमें उसने पाकिस्तान का नाम चेंज किया था, ठीक है जी। उसके बाद ये दो कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिटेल की जहां तक बात है, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिनकी ज्यादा डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं पढ़ाने लगा हूँ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चल रहा है, देखिए वो ऑब्सलीट हो गए हैं, उनको पढ़ने का दिमाग पाने का क्या फायदा है, मोटी चीजें आपको पता है बस, दैट्स इट। जो 1973 का अभी आप पढ़ेंगे ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने लगा हूँ। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, उससे पहले 1972 के अंदर एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था। दिस वाज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के अंदर। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये था कि चूंकि तब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि भाई इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं। अब बांग्लादेश अलग हो चुका है, तो हमारा एक ही पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान बच गया हुआ है, तो वेस्ट पाकिस्तान में चीजों को देख लेते हैं। बेसिकली उसके पीछे ये आइडिया था। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में जो है वो क्या कहते हैं दिया गया। और ये बेसिकली 14 अगस्त 19 अपना क्या कहते हैं 14 ऑफ अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका प्रमलगेट हुआ हमारे मुल्क के अंदर, और अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है जी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 280 टोटल आर्टिकल्स हैं, 280 टोटल आर्टिकल्स हैं इस, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 280 आर्टिकल्स। पहले में थे 234, ये आर्टिकल्स पेपर में पूछता होता है, आप लोगों ने याद रखने हैं।
ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक ही लैंग्वेज थी। 1956 वाला तो 2 साल बाद खत्म हो गया था ना, 58 में जब मार्शल लॉ लगा वो खत्म हो गया। 62 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1969 में वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो था 1773 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ये चलता रहा। और उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज थी वो एक ही थी, उर्दू थी। और जो कैपिटल था वो आपका इस्लामाबाद था। 3 इसमें लिस्टें थी टोटल, पहले 3 लिस्टें थी, अब 2 18वीं तरमीम के बाद। एक आपकी फेडरल लिस्ट थी, लेजिस्लेटिव लिस्ट। दूसरी थी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, और जो आपकी तीसरी लिस्ट है वो थी आपकी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, और आपकी थी ये प्रोविंशियल लिस्ट। हफीजुद्दीन पीरजादा जो थे, डॉक्टर हफीजुद्दीन पीरजादा, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। हफीज पीरजादा या हफीजुद्दीन पीरजादा भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये 10 अप्रैल को ड्राफ्ट किया गया था, और उसके बाद जिसको रेटिफाई किया गया वो 14 अगस्त को किया गया 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें 5 शेड्यूल हैं टोटल। अभी मैं आपको सारे शेड्यूल बताऊंगा, इसकी सारी अमेंडमेंट भी बताऊंगा, एक एक चीजें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो ये इसके 5 टोटल ड्राफ्ट थे। और उसके अंदर इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये थी कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मुतारिफ करवाई गई, क्योंकि जो 62 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपकी बनाई गई थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जब भी आपका यूब खान प्रेसिडेंट रहा उसके पास सारी की सारी पावर्स रही। देन अगेन जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ये बेसिकली प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेचर का था। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो आपने देखा होगा, पहले वो प्राइम प्रेसिडेंट था, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। एक बात, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी बात ये कि इसमें ना सेनेट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये जो अभी आपका अपर हाउस है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि 2 हाउसेज बनाए गए, बाई कैमरा लेजिस्लेचर बनाई गई। बाद में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी मुतारिफ करवाई गई। काफी कुछ इसमें करवाया गया। 2 हाउसेज, इसकी 3 लिस्टें थी टोटल। जो इसमें जो है आपकी टोटल अमेंडमेंट जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं वो अभी तक टोटल 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टोटल 26 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं। अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेज में। कोई भी आपने अमेंडमेंट पास करवानी है, सबसे पहले आपको वहां पे बिल पेश करवाना पड़ता है। बिल के बाद उसके बाद जब वो बिल पे डिबेट होती है, फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके उसके बाद फिर उसके बाद एक हाउस से पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, फिर उसके बाद अपर हाउस में जाता है, वहां से पास होकर फिर प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो बिल हो जाता है। बिल जो है वो अमेंडमेंट बन जाती है। तो 2/3 मेजोरिटी। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। पहले प्रीएम्बल थी, अब इसका पार्ट बना दिया गया है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की गई थी 1949 में, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसका प्रीएम्बल नहीं है बल्कि उसकी क्या कहते हैं, उसका पार्ट है पहले तौर पर। अगर हम इंट्रोडक्टरी की बात करें तो पहले 6 आर्टिकल जो है वो इसके इंट्रोडक्टरी हैं। टोटल इसके जो टोटल अगर हम 12 इसके टोटल पार्ट्स बनते हैं। शेड्यूल मैंने आपको बता दिए थे, अब 12 पार्ट्स बता रहा हूँ कि पार्ट्स किन किन की पावर, किस किस को कौन कौन सा पार्ट डील करता है। तो टोटल जो पार्ट्स हैं इसके वो 12 पार्ट्स हैं। पहला इंट्रोडक्टरी को पहले से 6 यानी कि अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, एक पार्ट ऊपर मेन पार्ट आप लिखें, एक पार्ट में कितने आर्टिकल हैं, दूसरे में कितने आर्टिकल हैं, तीसरे में कितने हैं, किस कौन सा किस किस को डील करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लिख लें। जो पहला पार्ट है वो दैट इज इंट्रोडक्टरी, और उसमें 1 से लेकर 6 आर्टिकल्स तक उसमें मौजूद है। 1 से लेकर 6 आर्टिकल्स तक उसमें मौजूद हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट को डील करता है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल वैसे तो 8 से 28 तक हैं, यानी कि 8 से पहले 8 से जो 28 तक, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16 17 18 19 20 21 22 23 4 6 5 5 6 7 8 28 आर्टिकल 8 से 28 तक। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स।
ये भी आपको बताऊंगा बेसिक फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या करते हैं, कौन इनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें 7 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सेकंड पार्ट के अंदर मौजूद हैं। जो थर्ड, उसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी हम कहते होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। और सेकंड पार्ट वो भी उसी के अंदर है, यानी कि आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे, आप देखेंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिखा हुआ है कि इस्लाम की इक़्तिदार के खिलाफ प्रिंसिपल कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। जो आर्टिकल 32 है वो लोकल गवर्नमेंट को है कि अवाम की फलाह के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, इस तरह के आर्टिकल। आर्टिकल 36 जो है वो मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 36 आर्टिकल मिनॉरिटी, वो भी इसी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के जो आर्टिकल्स हैं वो 29 से शुरू होते हैं और 40 तक जाते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो डील करता है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान को। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान को यानी कि 41 से लेकर उसमें 100 तक आर्टिकल्स पाए जाते हैं। 41 से लेकर 100 तक के आर्टिकल्स में पाए जाते हैं। और फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह है कि वो उसमें आपके प्रेसिडेंट की पावर भी आ जाती है, उसमें गवर्नर्स वगैरह की पावर्स भी आ जाती है, सारा कुछ उसमें मौजूद होता है। ठीक है जी। जी फोर्थ, अच्छा थर्ड, मैं थर्ड की बात करूं कि ये बेसिकली ये नॉट फाउंडेशन, इट वाज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डील करता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में आपका प्रेसिडेंट भी आ जाता है, उसकी पावर्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है और गवर्नर्स वगैरह की पावर्स, ये भी सारा कुछ आ जाता है। ठीक है जी। और लेट्स सपोज आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाना है, प्रेसिडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिलवाना है, उसका आर्टिकल कौन सा है, वो सारे के सारे यानी कि 41 से लेकर 100 तक के जो आर्टिकल हैं ये फेडरेशन को डील करते हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। जो पार्ट 4 है वो प्रोविंसेस को डील करता है और प्रोविंसेस के जो आर्टिकल हैं वो 101 आर्टिकल से लेकर 140 आर्टिकल्स तक आपके प्रोविंसेस की जो पावर जितनी भी हैं प्रोविंसेस से रिलेटेड जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो 101 आर्टिकल से शुरू होकर 140 आर्टिकल तक जाते हैं। ये बेसिकली प्रोविंसेस को चौथा शेड्यूल डील करता है, चौथा पार्ट डील करता है आपका, पार्ट नॉट शेड्यूल, इट वाज अ पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट है वो बताता है आपको रिलेशनशिप फेडरेशन का और प्रोविंसेस का। फेडरेशन का और प्रोविंसेस का आर्टिकल 141 से लेकर 159 तक, 141 से लेकर 159 तक आपको बताता है कि ये फेडरेशन का और प्रोविंसेस का आपस में क्या ताल्लुक होगा, जिसमें आपकी सीसीआई भी आ जाती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें आपकी एक्नेक भी आ जाती है, जिसमें आपका एनएफसी वगैरह भी आ जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन वगैरह। उसके बाद बल्कि फाइनेंस नेशनल 160 है उसका, तो फाइनेंस 160 में जाता है। जो फिफ्थ, जो आपका सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फाइनेंस, जो आपकी फाइनेंस है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डील करता है। उसके हैं आपके 160 से 174 आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी आपके मुल्क के फाइनेंस के मैटर्स हैं या फिर आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं उनके अगर हम बात करें तो 160 से 174 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो उसको डील करते हैं। इसमें आपका एनएफसी आ जाता है, जिसमें बाकी जुडिशियल इदारे जाते हैं। सेवेंथ जो पार्ट है वो करता है डील जुडिशरी को, जुडिशरी को। और जुडिशरी का ये बात याद रखें कि जुडिशरी के आर्टिकल 175 से शुरू होते हैं और 212 बी तक जाते हैं, 212 बी तक जाते हैं, 212 बी तक। 175 से शुरू होता है, ये 175 ए जो है वो आपका जुडिशियल कमीशन बनता है। ए का मतलब अमेंडेड, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ए लगा हो इसका मतलब ये कि वो अमेंडेड है। तो लिहाजा 175 से लेकर ऑनवर्ड्स 212 बी तक के जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके क्या कहते हैं, ये जुडिशरी से रिलेटेड है। इसमें क्या आपने जुडिशरी काम क्या करती है, 184 है, 184 सब क्लास 3 वो आपकी सो मोटो को पावर को डील करता है। सो मोटो पावर क्या होती है? सो मोटो पावर जब भी अवाम के राइट्स डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएं, जब भी अवाम के राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएं पब्लिक इंटरेस्ट में अवाम मैसिव लेवल के ऊपर अवाम सफर कर रही हो और उधर आपकी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ना ले रही हो, कुछ भी ना कर रही हो उसको ठीक करने के लिए, फिर जुडिशरी के पास, यानी कि जुडिशरी में भी एपेक्स कोर्ट के पास, और एपेक्स कोर्ट के भी सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी है, ही कैन टेक सो मोटो एक्शन अकॉर्डिंग टू 184 सब क्लास 3। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है सो मोटो एक्शन।
199 आपकी लाहौर हाई कोर्ट के, आप हाई कोर्ट्स के अंदर रिट कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिफाइन की हैं। अब रिट्स की टाइप्स होती है, मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जिस तरह आपकी मंडमस होती है, सर्चुरारी होती है, हेबेस कार्पस होती है, दो और होती हैं, टोटल 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं शायद। ठीक है जी। और को वारंटो होती है, और एक और है शायद, मुझे वो भूल गई है, उसका मुझे नहीं पता। तो हाँ, को वारंटो और चौथ 5वीं का नहीं पता। तो ये हाई कोर्ट के अंदर जो रिट्स आप करते होते हैं, आपका बेसिक बुनियादी राइट होता है, ये जुडिशरी के आर्टिकल्स को डील करते हैं। ये पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करवा रहा हूँ, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपको बड़ा फायदा देगा। उसके बाद आपका जो इलेक्शंस को डील करता है वो 213 से 226 तक, हाँ प्रोहिबिशन 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 है, थैंक यू अली हमजा। फिफ्थ जो रेट की टाइप है प्रोहिबिशन है। जो जो आपका पार्ट 8 है वो इलेक्शंस को डील करता है, और इलेक्शन के आर्टिकल्स हैं 213 से 226 तक, यानी कि 213 से लेकर 226 तक के आर्टिकल्स आपके इलेक्शन कमीशन को डील करेंगे, आपके इलेक्शन कमीशन की तैनाती को डील करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर की और उसके मेंबर्स की तैनाती, कौन कौन करेगा, किस किस तरीके से करेगा, वो सारा कुछ। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका पार्ट 9 है वो इस्लामिक प्रोविजंस को डील करता है। जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं इस्लाम के अंदर, वो 227 से 231 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उस इस्लामिक प्रोविजन को डील करता होता है। उसके बाद जो आर्टिकल 10 है, सॉरी जो पार्ट 10 है, वो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता होता है। अब इमरजेंसी की पावर को बड़ा समझना बड़ा जरूरी है। इमरजेंसी की पावर है 231 से 232 आर्टिकल, दो आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक 231, एक 232। अब ये इमरजेंसी होती क्या है और किस सूरत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहली बात तो यह है कि आपके मुल्क में कोई इंस्टेबिलिटी आ जाए, कोई खास तौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो आपका, या फिर आपके मुल्क में कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाए, या आपके मुल्क के ऊपर कोई बंदा, कोई मुल्क अटैक कर दे, चाहे वो सी की तरफ से करे, चाहे वो लैंड की तरफ से एयर से करे, या फिर आपके मुल्क में हालात खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाए और अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो फिर आपका लगता है ये वाला इमरजेंसी लगा देता है। आपके मुल्क का जो जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट से कह के इमरजेंसी लगा देता है। लेकिन उस आज फिर 18वीं तरमीम के बाद ये है कि इमरजेंसी लगाना भी जो है वो आपकी सूबों की शराइत से मशरूत होगी, यानी कि उस सूबे की असम्बली पास करेगी उस वो जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, अभी जो वर्ड यूज किया इमरजेंसी को, अगर वो इमरजेंसी को अलाउ करेंगे तो ही इमरजेंसी नाफिज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये 4 सूरतों में इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 231-32 इमरजेंसी को डील करते होते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ आपकी प्रोविजन, आपकी 11th जो आपका है वो आपका डील करता है आपकी अमेंडमेंट्स, यानी कि 238 से लेकर ऑनवर्ड आपकी 239 तक, ये आपके अमेंडमेंट का तरीका बताता है कि हमारे मुल्क में अमेंडमेंट कौन सी किस तरीके से होगी। और उसके बाद जो बाकी है मिसलिनियस, जो है मिसलिनियस, वो आपकी डील करती हैं जी 240 से ऑनवर्ड्स 280 आर्टिकल्स तक। ये आपकी बाकी मिसलिनियस पावर्स हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बना हुआ है हमारा। अब अगर हम इंट्रोडक्टरी की बात करेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा, जिसमें जो आपका पहला आर्टिकल है वो आपका टेरिटरीज को डील करता है कि पाकिस्तान की क्या क्या टेरिटरीज होंगी। पाकिस्तान पहला आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बड़े लिख लें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपकी मैंने बताई है ना मिसलिनियस, ये सारा उसमें आ जाता है, 240 से 280 वाली, उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं उसके अंदर भी आ जाता है, इवन उसकी प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की पावर्स में भी ये सारा डिफेंस और इसके मामला आ जाते हैं आर्मी के। ठीक है जी। और आर्मी का जो चीफ होता है ना, बेसिकली आप याद रखें, वो हमेशा डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होता है। ठीक है जी, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होता है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं होता, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में होता है। पहला आर्टिकल टेरिटरीज को डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो दूसरा है वो इस्लाम को डील करता है कि इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। 11वां पार्ट ये मिसलिनियस है, जिसमें बाकी पावर्स जो इधर मेंशन नहीं है वो सारी पावर्स उधर ही हैं। ठीक है जी, वो सारी की सारी पावर्स उधर मेंशन है।
दूसरा आर्टिकल डील करता है आपका इस्लाम को, कि इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डील करता है, बल्कि 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डील करता है। 2A, ए का मतलब अमेंडेड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में बनाई गई थी, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आर्टिकल 3 डील करता है आपका एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को। कोई भी बंदा आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं किसी भी सूरत हाल में, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे प्राइवेट है पर्सन, कोई भी है। आर्टिकल जो 4 है वो आपका डील करता है कि हर बंदे को लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, यानी कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 4। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक को लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मुल्क का सदर है, वजीर आजम है, नो मैटर व्हाट। आर्टिकल 5 डील करता है लॉयल्टी ऑफ द लॉयल्टी विद द कंट्री, यानी कि कोई भी बाशिंदा जो है, हर एक बाशिंदे को हमारे मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखानी पड़नी है और लॉयल होना चाहिए हर बंदा। लॉयल्टी टू द स्टेट, कोई बंदा डिसलॉयल नहीं हो सकता, जो डिसलॉयल होगा उसको गद्दारी के मुकदमे में। आर्टिकल 6 डील करता है हाई ट्रीजन को। हाई ट्रीजन इज अबाउट फांसी। कोई भी बंदा मुल्क में गद्दारी करेगा, आइन को तोड़ेगा, एब्रोगेट करेगा, उसको उसको डिक्लेयर करवा के उसको जो है ना हाई ट्रीजन दे दी जाएगी आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 7 है, उसमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है कि स्टेट की क्या डेफिनेशन होगी। तो these were the 7 major articles which are included in the part 1। ये भी part 1 हमने डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ जाए। फंडामेंटल राइट्स 8वां आर्टिकल 8 से 28 है। ये फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता आपसे। ना तो स्टेट छीन सकती है, ना तो जुडिशरी छीन सकती है, कोई भी आपसे, कोई इंडिविजुअल भी नहीं छीन सकता। ठीक है जी, ये आपको इनहेरेंट आपके जो राइट्स होते हैं वो। ठीक है जी। अच्छा, 8वां आर्टिकल है बेसिकली कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद द क्या कहते हैं, राइट्स टू बी वाइड। तो मतलब कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 9 है, वो राइट टू लाइफ है। ये आपको मिल भी जाएंगे गूगल के ऊपर। ठीक है जी। आर्टिकल 9 बेसिकली राइट टू लाइफ को डील करता है कि हर बंदे को जिंदा रहने का बुनियादी हक है, कोई उससे लाइफ नहीं छीन सकता। सेम आर्टिकल 10 है अरेस्ट और डिटेंशन का। आर्टिकल 10 बेसिकली कि कोई बंदा आपको अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकता। अरेस्ट तो कर सकता है, डिटेन भी तब तक कर सकता है जब तक उसको उसके खिलाफ कोई कानून उसको इजाजत दे, जुडिशरी उसको इजाजत दे कि इसके खिलाफ क्राइम किए तो इसको वारंट जारी करवा के उसको। एक बात, आर्टिकल 10 है डील करता है राइट टू फेयर ट्रायल को। राइट टू फेयर ट्रायल बेसिकली ये है कि कोई भी बंदा, अगर किसी को स्टेट ने, पुलिस ने, किसी ने गिल्ट पकड़ लिया है, एजेंसीज ने उठा लिया है, उसके पास ये आर्टिकल 10A के तहत, राइट टू फेयर ट्रायल के तहत, ये बुनियादी हक हासिल है कि वो जुडिशरी में जाके वकील भी खड़ा कर सकता है अपने डिफेंस में, अपील भी कर सकता है और आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता है। वकील, अपील और दलील तीनों चीजें इसमें जाती हैं। ठीक है जी। यानी कि कोई भी बंदा को, हर एक को अपनी जस्टिफिकेशन देने का बुनियादी हक है कि भाई मैंने नहीं किया, क्यों मुझे पकड़ रहे हैं आप। इस चीज का जो हक है ये आपको आर्टिकल 10 ने दिलवाता है। उसके बाद आर्टिकल 11 है, ये बेसिकली स्लेवरी से बचाता है, बॉन्डेड लेबर से बचाता है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। कोई भी आपको बंदा बाउंड नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी टर्म की कोई भी लेबर हो, उसको कोई बंदा बाउंड नहीं कर सकता। आर्टिकल 12 है रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें आपका बेसिकली क्या कहते हैं, पनिशमेंट आ जाती है कि एक ही जो है ना, मेरे ख्याल से इसमें 2 सजाएं या 2 जुर्मों के ऊपर, 2 जुर्म के ऊपर एक से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, इस तरह का कुछ है आई गेस, इस तरह रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में। आर्टिकल 13 है कि डबल जियोपार्डी। उसके बाद वे भी इसी चीज को डील करती है। आर्टिकल 14 है डिग्निटी ऑफ मैन। हर बंदा कोई भी हो, एक क्राइम पे 2 बार सजा नहीं हो सकती, हाँ वही चीज है। तो डिग्निटी ऑफ मैन को डील करता है आर्टिकल 14, यानी कि हर बंदा जो है उसकी अपनी एक डिग्निटी है और उसको कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता। आर्टिकल 15 है ये फ्रीडम ऑफ मैस मीडिया जो है आपका,
ठीक है जी, यानी कि जो आपकी बल्कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एम से मूवमेंट, कोई भी बंदा आपको मूवमेंट से रोक नहीं सकता। उसके बाद आती है असेंबली, आप मूवमेंट करेंगे तो असेंबली होगी। आर्टिकल जो आपका 16 है वो आपका असेंबली से डील करता है। मूवमेंट ऑफ असेंबली, लेट्स सपोज आप 10 बंदे इकट्ठे हुए हैं, 20 बंदे इकट्ठे हुए हैं, या कोई धरना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, आपका बुनियादी हक है, स्टेट आएगी आपसे डील करेगी। उसके बाद आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, आपको एसोसिएशन बनाने का भी बुनियादी हक है, कोई भी आप बंदा एसोसिएशन बना सकता है जो कि मुल्क के अगेंस्ट ना हो। आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कॉन्स्टिट्यूशन आपको तिजारत का भी बुनियादी हक देता है कि आप खुलेआम किसी भी चाहे ट्रेड कर सकते हैं। इलीगल ट्रेड की बात नहीं हो रही, लीगल ट्रेड और जेन्युइन ट्रेड की बात हो रही है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो एक वोल्टेयर का भी कोट है ना कि आई डू नॉट एग्री ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से टिल डेथ। ये वाला मैंने क्या कहते हैं, अच्छा खैर ये भी कोट है बेसिकली, और ये भी है कि माई राइट्स एंड वेयर द नोज ऑफ अदर पर्सन स्टार्ट्स, नहीं माई फ्रीडम ऑफ लिमिटेशन है, पता नहीं कुछ है इसका, एंड्स वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट्स, इस तरह कोटेशन है। तो फ्रीडम ऑफ जो जो स्पीच है वो भी आर्टिकल 19 है। और जो आर्टिकल 19 ए है वो है आपकी बेसिकली फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी। यानी कि आप स्टेट कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगी, कुछ भी करेगी, हर बंदे को बुनियादी हक है कि वो जाके चेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। कोटेशन ये है कि आई डू नॉट एग्री ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से टिल डेथ। इट टॉक्स अबाउट डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि ठीक है, मैं आपसे इख्तिलाफ राय करता हूँ, लेकिन आपको आपके इख्तिलाफ राय की मैं एहतराम करता हूँ। ठीक है, मैं उसको नहीं मानता, उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं बड़े एहतराम से उसको मानता हूँ। मैं वो राइट आपसे नहीं छीन सकता, आपसे आपकी ओपिनियन, इसका ये मतलब। आर्टिकल 19 है राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी बंदा, आप उसके पास राइट है कि चाहे इंफॉर्मेशन ले, कुछ भी करे। आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी बंदा हमारे रिलीजन को प्रोफेसर प्रोपोगेट कर सकता है, और क्या कहते हैं, उसको रिलीजन रखने की पूरी पूरी आज़ादी हासिल है। जो मर्जी बंदा जो जो अपना रिलीजन रखे, इस माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली। आर्टिकल 21 आपका जाता है, बल्कि ये भी इसी तरीके से रिलीजन से ही है कि हर बंदा अपना अपना मर्जी का रिलीजन रख सकता है। उसके बाद आर्टिकल 22 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोशन वगैरह आ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, और ये सारा कुछ। उसके बाद आर्टिकल 23 है राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि हर बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का, उसको पूरा पूरा राइट है, और हर बंदा प्रॉपर्टी रख भी सकता है, ओन भी कर सकता है, खरीद भी सकता है। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स की भी आपको फुल्ली प्रोटेक्शन हासिल है। कोई बंदा है प्रॉपर्टी को रख भी सकता है, स्टेट उसकी प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद आर्टिकल 25 आ जाता है इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। यानी कि इस मुल्क में जितने भी आपके सिटीजन रह रहे हैं, दे ऑल आर इक्वल। यार मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया। कौन कौन से राइट्स वैसे ज्यादा है माइनॉरिटीज को आपके अकॉर्डिंग, जो आप कह रहे हैं मेजॉरिटी, सबको एक ही जैसे राइट्स शामिल है। उसके बाद आगे चलते हैं। 25 है आपका कि हर जो सिटीजन है वो इक्वल है। लेकिन जो 25A है ना, वो बेसिकली एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब यह है कि हर 5 साल से 16 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और स्टेट उसको प्रोवाइड करेगी। 5 साल से लेकर, जिसको यूनिवर्सल एजुकेशन भी कहते हैं, 5 साल से लेकर 16 ईयर्स तक के बच्चे को। ठीक है जी। उसके बाद आपका आर्टिकल 26 आ जाता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आपको किसी भी तौर पे रंग, नस्ल, मजहब, फिरका, ये वो, इन चीजों की बुनियाद पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सर्व कर रहे हैं,
कोई भी बंदा है, चाहे उसका रिलीजन कोई भी है, उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसको ये नहीं कर सकता भाई तेरा रिलीजन ये है तो तेरे लिए सीटें यहाँ पे नहीं है। भाई हर बंदे को जॉब लेने का पूरा पूरा हक है। आर्टिकल 28 ये बेसिकली ये डील करता है आपका लैंग्वेज को, क्या कहते हैं, लैंग्वेज को, कल्चर को, कल्चरल स्क्रिप्ट को, और उसकी बेसिकली प्रिजर्वेशन है बेसिकली लैंग्वेज की और स्क्रिप्ट की, कि आपकी लैंग्वेज और जो आपका स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको उसकी उसको उसकी प्रोटेक्शन ये करता है आर्टिकल 28। तो ये बेसिक आपके जो है ना आर्टिकल्स डील करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के, जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिकल 29 वो उसकी बेसिकली डेफिनेशन है उस चीज की, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की। इसी तरीके से आर्टिकल जो 30 है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, स्टेट को क्या करना चाहिए अपने बाशिंदों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 31 है आपका इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, के हमारा जो लाइफ स्टाइल होगा वो इस्लामिक होगा, अन इस्लामिक नहीं होगा। आर्टिकल 32 है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगेन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड दो आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो आपका है 32 जिसमें यह है कि जी प्रमोट किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को, ताकि लोकल लोगों को भी एक नेशनल मेन स्ट्रीमिंग की जाए उनकी, और उनके एहसास महरूमियत खत्म की जाए। उसके बाद जो आर्टिकल 140A है दैट आल्सो डील्स द लोकल गवर्नमेंट, बट दैट इज बिट डिफरेंट। वो ये है कि एवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट विद इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनर, यानी कि हर सूबाई हुकूमत जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके ठीक एक साल के अंदर अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। ठीक है जी। आर्टिकल जो 32 है दैट इज प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो गया। देन उसके बाद आर्टिकल 33 एलिमिनेशन ऑफ प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस की किसी सूरत में अलाउ नहीं किया जाएगा और उसको एलिमिनेट किया जाएगा। आर्टिकल 34 है बेसिकली वुमेन की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। जब भी आप आर्टिकल लिखना शुरू करें अपने एसे के अंदर, अपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, कोई भी पेपर दे रहे हो आप, सब्जेक्टिव हो, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लाजमी मेंशन किया करें, हाईलाइट किया करें कि भाई ये आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके ये रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको। कोई भी टॉपिक, लाइन आ गई है, कुछ भी आ गया, कोई हेडिंग आ गई है, आर्टिकल डाल दें, हवाला डाल दें। आर्टिकल 34 वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 33% जो कोटा है वो बेसिकली वुमेन के लिए होता है, और अच्छा वो बेसिकली वुमेन के लिए है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। 35 फैमिली इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन। आर्टिकल 35 फैमिली को एज अ इंस्टीट्यूशन के तौर पे प्रोटेक्शन हासिल है। आर्टिकल 35 है मिनॉरिटी राइट्स को डील करती है। आर्टिकल 36 ये मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि विच आर्टिकल डील्स विद द मिनॉरिटी राइट्स, तो 36। अब इसमें मिनॉरिटीज को राइट्स क्या क्या होते हैं, उनको भी रिलीजन रखने की पूरी पूरी इजाजत हासिल होती है, लाइफ की, प्रॉपर्टी की, ट्रेड की, हर चीज की। ठीक है जी, वो भी कानून के सामने इक्वली होते हैं और आप भी इक्वली होते हैं। आर्टिकल 33 एलिमिनेशन ऑफ प्रेजुडाइस है यहाँ से, ठीक है। आर्टिकल 35 फैमिली इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन, आर्टिकल 36 मिनॉरिटी राइट्स हो गए। नाउ आर्टिकल 37 क्या है? आर्टिकल 37 डील्स विद द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ, हर बंदे का बुनियादी हक हासिल है हर बंदे को, कि उसको फेयर और चीप जस्टिस मुहैया किया जाए। ये स्टेट का काम है कि उसको फेयर और चीप जस्टिस मुहैया करवाए। चीप बिल्कुल सस्ता इंसाफ, म्यारी, साफ, फेयर, और क्या कहते हैं। आर्टिकल 38 है इकोनॉमिक वेलबीइंग का, यानी कि इकोनॉमिक वेलबीइंग हर बंदे के पास ये उसको ये राइट है कि वो इकोनॉमिक वेलबीइंग और पहला हो सकता है, उसके पास जितना पैसा होगा स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 39 आर्म फोर्सेस को डील करता है, आर्म फोर्सेस को डील करता है आर्टिकल 39। आर्टिकल जो 40 है वो आपका मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके साथ कोऑपरेट करने का है, वो उसको डील करता है। आर्टिकल 40 जो है वो आपका मुस्लिम उम्मा के साथ अच्छे ताल्लुकात की प्रमोशन, उन सब के साथ। ठीक है जी। इसमें 12 टोटल चैप्टर्स मैंने बता दिए आपको, 5 शेड्यूल बता दिए। पहला मैंने आपको पार्ट बता दिया हुआ है, आर्टिकल 7 भी बता दिया है, पार्ट 2 भी बता दिया मैंने आपको, फंडामेंटल राइट्स, उसमें सारा कुछ। पार्ट 3 भी मैंने डिस्कस कर लिया है, पार्ट 4 भी, पार्ट 5 भी, पार्ट 6 भी, पार्ट 7 भी।
8 भी 9 भी सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया मैंने। यहां तक चीजें क्लियर हैं? जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं जी 41 टू 49। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट को कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, वो है जी आपके 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक ये आपके प्रेसिडेंट की पावर को डील करते हैं। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की होती है आर्टिकल 47 के थ्रू। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, यानी कि अगर उसको निकालना हो तो इम्पीच करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आप उसको बाहर आउटसाइड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो मिनिमम एज है प्राइम मिनिस्टर की, सॉरी अपना प्रेसिडेंट की हमारे मुल्क के अंदर 45 ईयर्स है। ये भी पेपर में पूछ लेता हूँ अक्सर, इसीलिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में करवा रहा हूँ। कोई बंदा आपको डिटेल में नहीं करवाएगा इतना कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने की एज सच एमसीक्यूज के लिए शायद बहुत कम जरूरत पड़े, पढ़ सकती है लेकिन बहुत कम। ठीक है जी। तो 45 उसकी एज लिमिट होती है हमारे इसकी, और उसके लिए ये भी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है कि वो ऑलमोस्ट कोई 2 दफा प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या कहते हैं। और जो हमारी टर्म है एमएनए की टर्म, यानी कि कोई भी बंदा जो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स की टर्म, प्रेसिडेंट की टर्म भी तकरीबन 5 साल होती है और वो 2 दफा ज्यादा नहीं हो सकती। इलेक्टोरल कॉलेज आपके प्रेसिडेंट को कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है, नहीं 45 है मैंने जो पढ़ी था, 45। इसको यू कैन कम प्रेसिडेंट के बारे में। सेनेट में भी इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बाद नेशनल असेंबली में भी होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी होते हैं। और प्रोविंशियल असेंबलीज में रेशो बेसिकली होती है। ठीक है जी। और रेशो इस तरीके से, प्राइम मिनिस्टर की तो यार कोई एज नहीं है। जो एमएनए की एज है ना, एमएनए मेरे ख्याल से 25 साल वाला बंदा एलिजिबल होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 ईयर्स वाला। तो वही बंदा आपका मुल्क का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एमएनए के लिए 25 है तो एमएनए कोई भी बंदा जो है वो। ठीक है जी। और सेनेटर के लिए 35 है, यस 45 फॉर प्रेसिडेंट, सेनेटर के लिए 35 है। और बलोचिस्तान की मैं असेंबली की बता रहा था, लेट्स सपोज बलोचिस्तान में तो सीटें हैं ना कम है, 65 सीट्स हैं उनकी असेंबली की, और यहाँ पे पंजाब असेंबली की हैं 371 सीटें। तो ये कैसे होगा? ठीक है, ये ऐसे होगा कि कुछ फहमी है। अच्छा, ये ऐसे होगा कि बलोचिस्तान का एक वोट, ठीक है जी, यानी कि 65 को डिवाइड किया जाएगा 370 के ऊपर, 371 के ऊपर। तो जो जितना आएगा उसी हिसाब से फिर पंजाब के 4 या 5 एमपीए का वोट बलूचिस्तान के एक एमपीए के वोट के बराबर होगा जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बारी आती है। ये रेशियो बेसिकली निकाली जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ओथ इससे लेता है चीफ जस्टिस आपका, कोई भी आपका प्राइम प्रेसिडेंट होगा तो उससे जो ओथ लेगा वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और उसके लिए शर्त है कि वो मुसलमान होगा, यानी कि मुल्क का जो सदर है और जो वज़ीर आज़म है दोनों के दोनों मुसलमान होंगे, ये शर्त रखी हुई है। लेट्स सपोज अगर आपका प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, नहीं, अगर आपको एक मैं अभी बताता हूँ अमेंडमेंट, लेकिन ये तो पहले पढ़ा लो ना यार, ये तो आपको अंदर की चीजें तो बता दूं। अगर आपका प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, प्रेसिडेंट बाहर होता है, तो सेनेट का जो चेयरमैन होता है उसको बना दिया जाता है आपका प्रेसिडेंट। इंटरिम भी बना दिया जाता है, अगर वो वापस उसमें आना है तो बाद में बना दिया जाता है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन एंड केस प्रेसिडेंट आपके मुल्क से बाहर हो। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 89, वो बेसिकली प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है। ठीक है जी। ये जो प्रेसिडेंट आपका ऑर्डिनेंस जारी करता है, आर्टिकल 89। और ये ऑर्डिनेंस तब जारी करता है जब आपकी गवर्नमेंट में कुछ, या तो आपको सडन कोई लेजिस्लेशन करनी हो और आपका हाउस का कोरम पूरा ना हो, या आपके पास जैसे इमरान खान के पास लोअर हाउस में तो थी स्ट्रेंथ, अपर हाउस में कोई नहीं था। ठीक है, तो उस वो क्या करवाता था प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जो टोटल एज होती है वो 4 महीने होती है, 120 डेज होती है। ये भी आप लिख लें कि जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, उसकी टर्म, सॉरी उसकी जो एज है वो 120 दिन होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अगर दोबारा उसको पास करवाना हो तो फिर सेनेट से, दोनों हाउसेस से फिर उसको पास करवाना होता है। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल 177 है बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट। मैंने बताया था ना आर्टिकल 177 से 212 बी तक आपके जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं, 175 से। 177 बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उसमें मेंशन है।
इम्पीचमेंट का मैंने आपको बता दिया। इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है? इफ कोई वायलेशन की हो कॉन्स्टिट्यूशन की, या कोई फिजिकल या कोई मेंटल इलनेस आ गई हो, या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया हो, या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया हो, तो तभी आपकी इम्पीचमेंट हो जाती होती है, या आपके पास दूसरी गवर्नमेंट आपके खिलाफ आ जाए। पार्लियामेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो 50 से 59 तक हैं। चीफ जस्टिस का यार कोई तरीका कार नहीं होता, सीनियर मोस्ट बंदा जो है उसी ने लगना होता है चीफ जस्टिस। सीनियर मोस्ट बंदा, यानी कि जितने सुप्रीम कोर्ट के टोटल जो जजेस होते हैं ना हमारे, वो है आपके 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के अंदर। 17 जजेस हैं। 17 जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही, और उसकी जो टर्म है वो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स के बाद वो रिटायरमेंट है। ठीक है जी। वो बेसिकली 175 आर्टिकल्स है जजेस की अपॉइंटमेंट का। वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है 8 बंदों की, 2 सेनेट से लेते हैं, 2 लोअर हाउस से लेते हैं। अपोजिशन के 4 बंदे हो गए, 2 अपर हाउस के, 2 लोअर हाउस के, 2 गवर्नमेंट के हो गए अपर हाउस से, 2 लोअर हाउस से। ठीक है जी। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके टोटल जो जजेस हैं वो 17 जजेस हैं। 17 टोटल चीज, उनको जस्टिस कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है जी। उसके बाद पार्लियामेंट के आर्टिकल 50 टू 57 में पार्लियामेंट को डील करते हैं, जिसमें सेनेट आ जाता है, जिसमें असेंबली, नेशनल असेंबली आ जाती है, और प्रेसिडेंट आ जाता है। जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो 3 चीजें आ जाती हैं पार्लियामेंट में: नेशनल असेंबली, सेनेट और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे, और आर्टिकल 59 जो है वो सेनेट को डील करता है, और सेनेट की जो टर्म होती है सेनेटर की वो 6 ईयर्स होती है। कोई भी सेनेटर होगा उसकी टर्म 6 ईयर्स होगी। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की जो टर्म है वो 5 ईयर्स होगी, यानी कि 5 साल और बाद नेशनल असेंबली वाला बंदा इलेक्शन होगा, और जो सेनेटर है वो 6 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। अपर हाउस को कहा जाता है मजलिस शुरा। ठीक है जी। अपर हाउस को मजलिस शुरा कहा जाता है। सवाल पूरा पूछा करें मुनव्वर। 159 अब आपने पूछ लिया, मैंने खाली 59 की बात की है। 59 डील करता है आपका सेनेट की टर्म कितनी होगी सेनेटर की। ठीक है जी। आर्टिकल 62 जो है वो क्वालिफिकेशन है, और आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 62 किसी भी एमएनए सेनेटर वगैरह की क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, सादिक और अमीन वाला, याद है ना आपको? यार 175 है मेरी जान, 175 है जजेस की अपॉइंटमेंट का। 175A अमेंड किया गया 18वीं तरमीम में। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो क्वालिफिकेशन होती है ना एमएनए की, कि कौन सा बंदा एलिजिबल होगा, कौन सा बंदा डिसक्वालीफाई होके एलिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है जी। वो आर्टिकल 63 डिसक्वालिफिकेशन को डील करता है, और आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन को डील करता है। इसी तरह जो जुडिशरी है, उसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और बेसिकली 176 से 191 तक सुप्रीम कोर्ट के हैं सारे के सारे आर्टिकल्स। 176 से लेकर 176 से 191 तक सुप्रीम कोर्ट के आ जाते हैं आर्टिकल्स। 17 जजेस हैं। और क्या कहते हैं, 184 का मैं आपको बता चुका हूँ। 184 सब क्लास 3, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं, 184 सब क्लास 3 सोमो टू एक्शन होता है। ठीक है जी। और उसके बाद एपलेट, जो आपकी एपलेट कोर्ट है वो 185 को डील करती है। ठीक है जी। और 186 जो है वो एडवाइजरी को डील करती है, और ट्रांसफर ऑफ केस को 186A डील करता है। तो इस तरीके से जो जुडिशरी की पावर्स हैं वो 191 तक दी हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट्स वगैरह की पावर्स जाती हैं। ठीक है जी। अपील, रिव्यू, रिवीजन वगैरह की। और उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं। 203 आर्टिकल के तहत आप एफएससी फेडरल शरीयत कोर्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं। 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो आपके ऊपर लग जाती है बेसिकली। और उसके बाद एफएसटी के ऊपर अपील 212 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? 184 ब्रैकेट में 3 सब क्लास 3 इसको बोला जाता है। हाई कोर्ट की पावर्स है 192 से 203 आर्टिकल्स तक। 192 टू 203 आर्टिकल्स हाई कोर्ट की पावर्स को डील करती हैं, और 175 उसकी कंपोजिशन है बेसिकली। और ये बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस गवर्नर के साथ अपॉइंट करता होता है हाई कोर्ट के। और 45 ईयर्स डेफिनेटली, और 10 ईयर्स का इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 62 ईयर्स की रिटायरमेंट की एज होती है हाई कोर्ट की। ठीक है जी। और 45 ईयर्स उसकी कम अज कम हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 45 साल उम्र दरकार होती है। ठीक है जी। और
मेरे ख्याल से 15 साल की सर्विस चाहिए होती है, आई एम नॉट रॉन्ग। 199 जो है वो रेट जुरिस्डिक्शन को डील करता है। 5 टाइप्स की रेट्स होती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक आपकी हेबियस कॉर्पस है, मेंडमस है, सर्चुरारी है, प्रोहिबिशन है और कोवरेंटो है। तो ये 5 टोटल रेट्स होती हैं जिनको ये डील करता होता है। उसके बाद जुडिशियल कमीशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि जुडिशियल कमीशन में आपका चीफ जस्टिस एक होता है, और फिर मोस्ट सीनियर जज होता है हाई कोर्ट का, सीनियर तरीन जज। लॉ मिनिस्टर होता है प्रोविंस का, और उसके बाद 15 ईयर्स जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट की जो टर्म एक्सपीरियंस है वो 15 साल का तकरीबन होना चाहिए। तो वो तब जाके आपका एलिजिबल होता है हाई कोर्ट का वकील बनने का। ठीक है जी, इस तरीके से ये आपका हाई कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसको हमने डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का 176 से 191 तक सारा चल रहा होता है सीन। तो फेडरल शरीयत कोर्ट का आर्टिकल 203 ए है। ठीक है जी, और इसमें इस्लाम के खिलाफ कोई लॉ चैलेंज हो जाता है तो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है जी, उसके बाद लेजिस्लेशन 70 से 89 तक आपकी लेजिस्लेशन को डील करती है नेशनल असेंबली की पावर्स। ठीक है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स 41 से 100 तक होती हैं। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो सिर्फ वफाक वफाक की है वो 90 से लेकर 100 आर्टिकल्स, सिर्फ 10 आर्टिकल्स फेडरल गवर्नमेंट को डील करते हैं, आर्टिकल 90 से 100 तक। स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसी होगी, फाउंडेशन ऑफ फेडरल कैबिनेट की कैसी होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 को डील करता है। यानी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, और 172 वोट आपको लेके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। You asked a very relevant and very good question कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। लॉज की वायलेशन हो जाती है, सजा भी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाई ट्रीजन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि लॉ की टाइप्स होती हैं। जनरल लॉ होता है, पब्लिक जनरल लॉ और पब्लिक लॉ, और उसके बाद क्या कहते हैं, या कॉमन लॉ भी इसको कहते हैं। प्राइवेट लॉज और लॉज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज और लॉज होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पीपीसी बना हुआ है, सीपीसी और इस तरह के जो लॉज हुए हैं, ये बेसिकली आपके लॉज कॉमन लॉज हैं, जनरल लॉज हैं। ठीक है जी, क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ है तो वो आपका क्रिमिनल लॉ डील करता है। सिविल लॉ जो है वो आपका सिविल लॉ से रिलेटेड है। सिविल लॉ मोस्टली इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को डील कर रहा होता है, क्रिमिनल क्राइम को डील कर रहा होता है। तो ये बेसिकली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। बेसिकली इसके अंदर सारी की सारी पावर्स डिफाइन होती हैं, और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट के दरमियान और आवाम के दरमियान। ठीक है जी, लॉ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलते हैं, प्रोविंसेस की पावर्स को देखते हैं। प्रोविंसेस की पावर है 101 से 148 तक। ये बेसिकली प्रोविंसेस की पावर है। और गवर्नर की पावर मैंने आपको बता दी है, आर्टिकल 101 से 105 तक की गवर्नर की पावर। स्टेट बेसिकली, स्टेट की डिफाइन मैं कर देता हूँ अहमद। अगेन अ गुड क्वेश्चन। स्टेट 4 चीजों से बनती है।
देखिए आप गवर्नमेंट के ऊपर तो क्रिटिसाइज करते करते होते हैं, लोग करते होते हैं, स्टेट के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। नो वन कैन नॉट क्रिटिसाइज ऑन स्टेट। स्टेट चार चीजों से बनती है। नंबर वन, एक आपकी डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, पहले डिफाइंड टेरिटरी पता होना चाहिए, चाहिए टेरिटरी है। नंबर टू, पॉपुलेशन होनी चाहिए उस डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, पॉपुलेशन। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, फंक्शनल गवर्नमेंट जो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे, गवर्नेंस को देखे, फंक्शनल गवर्नमेंट। चौथा जो एक कंपोनेंट है वो है आपकी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी बेसिकली सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होती है। सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये सॉवरेनिटी की फर्दर टाइप्स होती हैं, पॉलिटिकल, पॉपुलर और डिवाइन। जो पॉपुलर होती है वो अवाम के पास उसमें होती है, अवाम ऑल पावरफुल होती है, जिस तरह यूएस के अंदर है। और जो पॉलिटिकल है वो ब्रिटेन के अंदर है कि कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होता है। और जो हमारी डिवाइन है वो हमारी पाकिस्तान के अंदर है। आप देखते हैं डिवाइन अल्लाह ताला के पास आती है। तो ये आपकी स्टेट की डेफिनेशन है। गवर्नर के आर्टिकल्स 105 से 108 तक हैं। ठीक है जी, उसके बाद यार पॉलिसीज आपके लेजिस्लेचर्स बनाती है ना, लेजिस्लेचर असेंबलीज वाले पॉलिसी लॉ बनाते हैं बेसिकली। वो जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क होती है, हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी पॉलिसी बना रही होती है, वो कैबिनेट भी बनाती है, वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जाके फैक्ट्री लेवल के लोग वो भी बना रहे होते हैं। ठीक है, पॉलिसी इज समथिंग डिफरेंट, लेजिस्लेशन इज समथिंग डिफरेंट। अगेन प्रोविंशियल असेंबली के आर्टिकल्स 106 से 128 तक ये आपके प्रोविंशियल असेंबली को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है आपका गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 129 से अगेन 148 तक, और रिलेशनशिप ऑफ फेडरल वर्सेस प्रोविंसेस का 141 से 159 तक। तो ये मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद आ जाए आगे आगे मोटे मोटे आर्टिकल्स के, वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है, समझ नहीं है मुझे। अच्छा यार जो आपका आगे आ जाए ना, एनएफसी के ऊपर आ जाए। एनएफसी का आर्टिकल है 160। ये लिख ले, पेपर में पूछता होता है, बता, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 150 160 आर्टिकल एनएफसी को डील करता है। वैसे तो फाइनेंस से रिलेटेड 160 से 165 तक है, लेकिन जो एनएफसी को डील करता है 160 आर्टिकल है। उसके बाद जो ऑडिटर जनरल है वो 168 आर्टिकल डील करता है। ऑडिट ऑडिट के आर्टिकल 166 से 167 और 171 तीन ऑडिट के हैं। ऑडिटर जनरल का है 168 का। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और उसके जो सूट्स हैं उससे रिलेटेड 172 174 आर्टिकल्स। प्रॉपर्टी से रिलेटेड 172 174। जुडिकेट के जो मैटर्स हैं वो बता दी आपको 175 से 212 बी। सुप्रीम कोर्ट के पहले लिखवा चुका हूँ 176 से 191 तक, 171 टू 176 टू 191। हाई कोर्ट के 192 टू 203 तक वे बता चुका हूँ आपको। देन अगेन फेडरल शरीयत कोर्ट है 203 ए एफएससी, फेडरल शरीयत कोर्ट, जिसका बुनियादी मकसद इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बन सकता, वो सीधा उधर चैलेंज होगा। जनरल प्रोविजन है 204 से 212 तक। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है 204 की लगती है, कोई भी कोर्ट की कंटेम्प्ट करेगा तो 204 उसके ऊपर आर्टिकल लगेगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक काम हमारे उसका स्ट्रक्चर होता है। इस्लामिक प्रोविजन भी बता दिए मैंने आपको। और इस्लामिक काउंसिल जो है वो 228 आर्टिकल के तहत बनती होती है, 228। एमरजेंसी प्रोविजंस भी मैंने बता दिए आपको। वॉर चल रही हो, इंटरनल कोई कोई मसला आ गया हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कोई अटैक हो गया हो, फिर आपकी इमरजेंसी 232 की लगती है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे हम फर्दर देख लेते हैं क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट्स को डील कर लें, हम देख लें। अब टोटल जो सीट्स हैं असेंबली की 336 रह गई हैं, 6 उन्होंने काम किया इलेक्शन कमीशन ने। ट्रांसजेंडर एक बिल है, अभी पास हुआ है। बिल कुछ लॉज, सिंपल लॉज के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल लॉज के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, अमेंडमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है जी, आगे चलें। मैं आपको थोड़ा सा बिल बताने का तरीका बता देता हूँ, अमेंडमेंट का तरीका बता देता हूँ ताकि आपकी क्लियर हो जाए। अगेन टोटल सीट्स है नेशनल असेंबली की 336, और लोअर हाउस में पॉपुलेशन की बेसिस पे इलेक्ट होते हैं, अपर हाउस में
इक्वालिटी की बेसिस पे सारे सूबों की 23 सीटें हैं, फेडरल की 4 सीटें जाती हैं। कितनी बारी दसा भाईजान, एक 336 सीटें हैं, 6 कम कर दी इलेक्शन कमीशन ने। और भी बताऊं, ये काफी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेना, अमेंडमेंट का प्रोसीजर देख लेंगे, अमेंडमेंट किस तरीके से होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 238 से होती है। आर्टिकल 238 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि आपके मुल्क में कोई भी अमेंडमेंट हो रही है तो किस तरीके से होगी, 238 आर्टिकल से होगी। अब बिल पहले, सबसे पहले बिल ओरिजिनेट करता है। बिल कैसे ओरिजिनेट होता है, अवाम की कोई भी अट्रैक्शन है, लेट्स सपोज अवाम के ऊपर कोई इशू फेस कर रही है, किसी बंदे ने सजेस्ट किया एमएनए को कि भाई आप ये मामला है, मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ ये मामला, इसको असेंबली में लेके जाए, वो उसका बिल तैयार करवाता है, फर्स्ट रीडिंग जाती है, फर्स्ट रीडिंग की फिर अप्रूवल होती है, अप्रूवल हो के फिर उसके बाद बिल जो है वो सेकंड हाउस में जाता है, कोई भी किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है बिल। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है उसकी, ठीक है जी। सेकंड रीडिंग होने के बाद फिर उसके बाद वो जाता है आपका, उसको उसको फिर चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी, फिर वो पास होता है, उस पर वोटिंग होती है 2/3 मेजोरिटी एक हाउस से। जब वो 2/3 मेजोरिटी मिल गई, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी दूसरे हाउस से चाहिए होती है, लेट्स सपोज वहां से भी मिल गई। फिर उसके बाद वो कोई प्रोविजंस देखी जाती हैं, क्या कहते हैं, अगर आपकी कोई सूबे सूबे अगर सूबे से रिलेटेड है, कोई लेट्स सपोज कोई भी अमेंडमेंट, तो वो सूबों से कंसल्ट किया जाता है आर्टिकल 218 के तहत, ठीक है जी। कि भाई पूछा जाता है भाई प्रोविंशियल बाउंड्री से रिलेटेड या कोई अप्रूव इस तरह का मामला तो नहीं है। अगर सूबों से रिलेटेड नहीं है तो फिर सूबों से नहीं पूछा जाता। फिर दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से पास होकर फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो आपका अमेंडमेंट बन जाती है, अमेंडमेंट हो जाती है। तो ये बेसिकली 238 है बेसिकली। और उसके बाद ये लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के अंदर। पास बिल क्या होता है, एनी प्रपोजल टू अमेंड एन एग्जिस्टिंग लॉ और इनेक्ट अ न्यू लॉ, दिस इज कॉल्ड अ बिल। बिल की डेफिनेशन सुन लें, बिल क्या होता है। एनी प्रपोजल टू अमेंड, एनी प्रपोजल टू अमेंड एन एग्जिस्टिंग लॉ और टू इनेक्ट न्यू लॉ, या तो आपने कोई न्यू लॉ इनेक्ट करवाना है, या आपने कोई क्या कहते हैं पुराने लॉ को, एग्जिस्टिंग लॉ को आपने कोई प्रपोज करवाना हो, उसको अमेंड करवाना हो। कोई भी प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, और सजेस्ट कर सकता है, अपोजिशन की तरफ से भी जा सकता है, कोई भी सजेस्ट कर सकता है। आर्टिकल 70 है, ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी को डील करती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी को थोड़ा समझने हैं। लेट सपोज आपकी सिंपल मेजोरिटी होती है 50+1, नो मैटर व्हाट, आपका कोरम पूरा है, ठीक है जी, कोरम पूरा है। और कोरम के बाद लेट्स सपोज अगर आपके कोरम पूरा होने के बाद असेंबली में 336 हैं, 336 में से 200 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, सारे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है। नो, starting the constitutional amendments, there are total 26 constitutional amendments। मैंने तरीकाकार बता दिया आपको, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है, ये वो सारा कुछ। अच्छा, आर्टिकल्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। लेट सपोज आपका आर्टिकल जो है वो मैंने बता दिए मोटे मोटे 8 से 28 बेसिक फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 36 जो है वो माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन है। आर्टिकल जो है आपका 140A जो है वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। आर्टिकल 32 भी लोकल गवर्नमेंट को डील करता है। आर्टिकल 184 सब क्लास 3 सोमोटो को डील करता है। आर्टिकल 153 154 सीसीआई को डील करता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। 153 154 सीसीआई। 160 आपका एनएफसी को डील करता है, ठीक है जी। और 239 जो है वो आपका सूबों से रिलेटेड है, नया सूबे बनाने से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो कि वो आपको उसी सूबे की असेंबली से 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर आपके नेशनल असेंबली में, फिर आपकी उधर ऊपर चाहिए अपर हाउस में, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आर्टिकल नेशनल लैंग्वेज, या लैंग्वेज का आर्टिकल किसी को पता है प्रिजर्व करने का, लैंग्वेज 152 आई गेस, ये 252 है लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का जो है, 252 है या 152 है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये चेक कर लेना आप लोग, ये पूछता होता है पेपर में लैंग्वेज का। उसके बाद आपका है जी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट, जजेस की, जुडिशियल कब जो आपका है 151 है, ओके। नहीं 28 नहीं, एक और भी है सेपरेट है, ये 151 है या 150,
251 है या 252 है, कोई भी है, देख लेना। 251, कोई कह रहे 251, कोई कह रहे 151, उसको देख लेना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट श्योर, तो इससे 251 है, ठीक है, ओके। 251 आर्टिकल है, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज को डील करता है, पेपर में पूछता भी होता है, ठीक है। बाकी मैंने तकरीबन आपको बता दी है, इमरजेंसी भी बता दी है, 232 है, ये सारा कुछ 251 है। थैंक यू वेरी मच। अब हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ, ठीक है जी। टोटल 26 अमेंडमेंट हुई है। सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है भुट्टो के दौर में हुई है, टोटल 7 अमेंडमेंट्स। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज रिलेटेड टू द redefined the boundaries of Pakistan and removed references to the East Pakistan। यानी कि जो पहली आपकी थी उसमें एक तो आपकी बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया था, और ईस्ट पाकिस्तान के जो रेफरेंसेस थे उनको मिटा दिया गया था, उनको खत्म कर दिया गया था, ठीक है जी। और ये आपकी पहली थी, फर्स्ट, राइट आफ्टर क्या कहते हैं, जब आपका बांग्लादेश अलग हुआ उसके बाद 1974 में अमेंडमेंट होती है, पहली सबसे पहली अमेंडमेंट 1974 में हुई, ठीक है जी। सबसे पहली वाली जो दूसरी वाली अमेंडमेंट है दैट डिफाइन करती है आपका मुसलमानों को, ठीक है जी। और इसने दूसरी अमेंडमेंट के अंदर कादियानों को डिक्लेयर किया गया था गैर मुस्लिम्स, यानी कि जो अहमदीज हैं दे वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स। दूसरी अमेंडमेंट 1974 में ही पेश की गई थी, पास की गई थी, भुट्टो के दौर में करवाई गई थी, क्योंकि तब हालात बड़े खराब हो चुके थे, भुट्टो के ऊपर प्रेशर बड़ा था। और इसमें मुसलमान की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी मतलब जो मुसलमान की डेफिनेशन थी, कोई भी इंसान जो अल्लाह ताला को आखिरी मतलब अल्लाह ताला की हकमियत पे यकीन रखता हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल आखिरी नबी मानता हो, ठीक है जी। उसके बाद चारों किताबों पे यकीन रखता हो जो हमारी इस्लामी किताबें हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुरान पाक को भी आप की किताब, अल्लाह ताला की किताब मानता हो, और आप की जो शरीयत है उसके ऊपर उसका पूरा यकीन हो। इस तरीके से जो इस्लाम के पिलर्स हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करना, इनके ऊपर फर्म उसका अकीदा हो, ठीक है जी। और ये बेसिकली डेफिनेशन इस तरह की दी गई थी इस्लाम की। तो खातमुन नबीयीन मानता हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसमें जो कादियानी है वो डिक्लेयर कर दिए गए थे नॉन मुस्लिम्स। सेकंड अमेंडमेंट, ये बात याद रखें, ये पेपर में पूछता होता है, इंटरव्यू में पूछता होता है। थर्ड थी कि उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पीरियड था वो बढ़ा दिया था, और ये भी 1974 में हुई थी। तीनों की तीनों अमेंडमेंट पहली तीन 1974 में हुई है, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है उसको बढ़ा दी गई थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, लेट्स सपोज स्टेट ने पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, या किसी बंदे को पकड़ के डिटेन कर लिया जी, बंद कर दिया जी, डिटेन हो गया बंदा। डिटेन करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होता है कोर्ट में, ठीक है जी। कोर्ट से उसको परमिशन लेनी होती है। अगर वो कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करता तो फिर ये डिटेंशन में आ जाती है बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है जी। और ये भी आपको जुडिशरी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन बनता पार्लियामेंट में है, अमेंडमेंट्स, लॉ, सारा कुछ, लेकिन उसकी गार्ड, सेफ गार्ड उसको करती है जुडिशरी, ठीक है। जब भी हम सब कोई भी राइट्स डिसफ्रेंचाइज होते हैं, सीधा भाग के जाते हैं जुडिशरी के पास। अगेन जो फोर्थ आपकी एक अमेंडमेंट है, उसने एडिशनल सीट्स माइनॉरिटीज के लिए डिक्लेयर करवाई थी, और इसने कोर्ट की जो पावर थी, कोर्ट की बेसिकली जो बेल की पावर थी, उन डिटेनीज को जो इलीगल डिटेन किए होते थे उनको, वो इसने खत्म की। यानी कि इसने हाई कोर्ट को महरूम कर दिया था, कोर्ट्स को, कि वो जो इलीगल डिटेन गवर्नमेंट बंदे जो पकड़ रही है उनको वो बेल नहीं दे सकती। और माइनॉरिटीज के लिए सीट्स जो है ना वो असेंबली के अंदर रखी गई, ये 1975 की बात है, फोर्थ अमेंडमेंट। जो आपकी फिफ्थ अमेंडमेंट है, उसने हाई कोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ा दी, 1976 में हुई, ठीक है जी। 1976 में होती है आपकी जुडिशरी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनका स्कोप मजीद बढ़ा दिया गया। और जो उसके बाद छठी अमेंडमेंट है, उसने बेसिकली चीफ जस्टिस की जो उम्र है रिटायरमेंट की उसको बढ़ा दिया। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट अब है 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट की, और जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स पे है, और जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज है वो 62 ईयर्स पे खड़ी है। उसके बाद ये जजेस रिटायर हो जाएंगे। और ये भी 1976 में हुई थी, जो सिक्स अमेंडमेंट है। उसके बाद आपकी आ जाती है सेवंथ अमेंडमेंट।
सेवेंथ अमेंडमेंट 1977 में भुट्टो ने मुतारिफ करवाई थी। और सेवेंथ अमेंडमेंट है उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो पावर दी गई थी इसमें प्राइम मिनिस्टर को, कि वो अवाम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है। जब चाहे, इमरान खान ने भी लिया था, आपको याद होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है आपका, जो आपका है क्या कहते हैं, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो अवाम से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है। और ये भी सेवेंथ जो आपकी अमेंडमेंट है ये 1977 में की गई है। आठवीं जो अमेंडमेंट है, इसने पाकिस्तान की जो फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से उसने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को मुतारिफ करवाया। और ये जियाउल हक ने करवाई थी 8th अमेंडमेंट 1985 में। याद होगा मैंने आपको आरसीओ पढ़ाया था, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पढ़ाया था। चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, डॉट कनेक्ट किया करें तो आपका क्लियर हो जाती है चीजें। जब जियाउल हक ने आरसीओ दिया था, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो उसमें उसने बड़ी सारी तरमीम करवाई थी, आर्टिकल्स अमेंड करवाए, डिलीट करवाए, ऐड करवाए जियाउल हक ने। तो उसने पहले, चूंकि भुट्टो के दौर में पार्लियामेंट्री था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर थी, इसने क्या किया, इसने प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ हद तक पावर दी और बाकी पावर्स अपने पास रखी, यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल पावर। पावर वाज शेयर्ड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। उसके बाद ये 58 टू भी जब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जियाउल हक ने 58 टू भी जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये भी 88th अमेंडमेंट के तहत 58 टू भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। 58 टू भी ये थी कि जिसमें आपके हेड ऑफ द स्टेट, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट था जियाउल हक, उसके पास ये पावर थी कि वो जो है वो आपका असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकता है, ठीक है जी, और उसके बाद गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, मिलिट्री के जितने भी हेड्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। तो उसके पास ये बड़ी वास्ट किस्म की पावर्स थी, ठीक है जी। उसके बाद जो नवी तरमीम है, 9th अमेंडमेंट, ये भी जियाउल हक ने दी थी 1985 में। ये बेसिकली शरिया लॉ से रिलेटेड है कि इस्लाम वुड बी डिक्लेयर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि जो शरिया लॉ था वो इस्लाम शरीयत नाफिज करना चाहता था जियाउल हक, ठीक है जी। इसलिए ये जो अमेंडमेंट थी, सेनेट से तो ये पास हो गई थी, लेकिन नेशनल असेंबली से पास नहीं हो पाई थी। उसकी रीजन ये थी कि जुनेजो की गवर्नमेंट को ही, मोहम्मद अली खान जो जुनेजो प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ जब उसके ताल्लुकात खराब हुए जियाउल हक के, तो उसने उसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके फारिग करा दिया उसको। यूं ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाई, 9th अमेंडमेंट पास नहीं हो पाई, पहली अमेंडमेंट है जो पास नहीं हो पाई। आगे चलते हैं, 10th अमेंडमेंट क्या थी। 10th अमेंडमेंट में बेसिकली जो नेशनल असेंबली का जो पीरियड था, ये इसको बढ़ा के, इसको जो है ना बढ़ा के क्या कहते हैं, एक तो रिजर्व सीट्स, जो 10वीं तरमीम थी वो असेंबली के जो पीरियड्स थे 130 डेज किए गए, उसकी लिमिट किए गए उसको 130 डेज के, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे कोई भी सेशन है। जरूरी नहीं है कि एक सेशन एक दिन में खत्म हो जाए असेंबली का। असेंबली का एक सेशन 4-4 दिन भी रह सकता है, हफ्ता हफ्ता भी रह सकता है, ठीक है जी। और जितना मर्जी प्रोलॉन्ग करना चाहे वो कर सकता है स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर हुआ है, ठीक है जी। असेंबली का सेशन कुछ घंटे का भी हो सकता है, ठीक है जी। और ये 130 डेज तक एक्सीड नहीं करेगा। ये भी 1987 में करवाई गई जियाउल हक के दौर में। ये 10th अमेंडमेंट थी, ये
यार जस्ट गिव मी अ मिनट। आवाज आ रही है? अच्छा, आई गेस वो थोड़ा सा इशू बन गया हुआ था उसका नेट का, तो इसलिए शायद दोबारा कॉल बंद हो गई थी। वापस चलते हैं और दोबारा हम देखते हैं कि जो हम अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने 9th अमेंडमेंट की बात की, मैंने 10th अमेंडमेंट की बात की। अब हमारी बात हो रही थी बेनजीर भुट्टो के दौर में जो अमेंडमेंट पास हुई है, 11वीं तरमीम। 11वीं तरमीम जो थी वो बेसिकली बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में हुई थी। और बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में उन्होंने आते साथ ही औरतों की जो सीट थी ना, बेसिकली वो बढ़ाने की बात की भुट्टो साहिबा ने 11वीं तरमीम के अंदर। रिजर्व सीट्स के जी वुमेन की बढ़ाई जाए नेशनल असेंबली के अंदर और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। एक बिल पेश किया गया 1989 के अंदर, लेकिन ये पास नहीं हो सकी। नवीं भी नहीं हो सकी, 11वीं भी नहीं हो सकी। इसकी मुखालफत में काफी ज्यादा वोट पड़े, तो ये दोनों की दोनों जो तरमीम थी ये पास नहीं हो सकी। उसके बाद जो 12वीं तरमीम है 12th, वो बेसिकली स्पीडी ट्रायल बनाए गए थे, कोर्ट्स नवाज शरीफ ने बनाए थे 1991 के अंदर। ये जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने लगा था, उससे पहले 1992 में ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ शुरू करवाया गया, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ ने क्या किया कि स्पीडी ट्रायल करवाने के लिए उसने कोर्ट बनवाए, इस्टेब्लिश करवाए फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि स्पीडी ट्रायल के लिए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रायल होता जाए, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का वो 3 साल के लिए उसको क्या कहते हैं, उन कोर्ट्स को बनाया गया 1991 में। ये हमारी 12th अमेंडमेंट थी। 13th अमेंडमेंट अगेन, 13th अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये 1997 में हुई है और नवाज शरीफ के दौर में हुई है। नवाज शरीफ चूंकि आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो जब जब ज़िया-उल हक मरा था, तो उसके बाद जो सेनेट का चेयरमैन था गुलाम ईसा खान, वो प्रेसिडेंट बन गया था मुल्क का। उसने क्या किया कि आते साथ ही बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व किया उसने, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व किया। ठीक है जी, दोनों गवर्नमेंट्स को उसने घर भेजा। फिर बाद में जो है वो फारूक लगारी ने भी बेनजीर गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था 58(2)B के तहत, जो ज़िया-उल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नवाज शरीफ एक दफा डसा हुआ था, उसने सोचा भाई इससे बेहतर है कि अमेंडमेंट पास करवाई जाए, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी थी, 2/3 मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी के साथ आया हुआ था इस दफा, बड़ी वाजे मेजोरिटी के साथ। तो इसने क्या किया, इसने इस दफा 2/3 मेजोरिटी से उस 8th अमेंडमेंट को खत्म करवा के 13th अमेंडमेंट एक इशू करवाई, जिसमें सारी प्रेसिडेंट की पावर खत्म करके उसने प्राइम मिनिस्टर को दे दी। यानी कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर, आर्मी चीफ को लगाने की, सारे कमांडर मिलिट्री के चीफ की, गवर्नर्स को अपॉइंट करने की सारी पावर्स, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करने की सारी पावर्स वो उसने अपने हाथ में रख ली। 8th अमेंडमेंट जो थी उसको नल करके, यानी कि 13th अमेंडमेंट में 58(2)B को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो 14th अमेंडमेंट है, अगेन वो भी 1997 के दौर में हुई है, इसी के दौर में हुई है, नवाज शरीफ के दौर में हुई है। इसने पार्लियामेंट, ये बेसिकली डिफेक्शन क्लॉज है कि अगर कोई भी बंदा, किसी भी पार्टी का बंदा, लेट्स सपोज नून लीग का बंदा है, वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा या किसी और पार्टी को वोट देगा, पीपल्स पार्टी का है वो नून लीग को वोट दे दे, ठीक है जी, यानी कि इन द लाइन ऑफ द डिसीजन ऑफ हिज पार्टी, he cannot go against the decisions of his party. He will vote in the line uh, in the line of the decisions of his party. तो एक तो ये बात है, अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर उसका इंडिविजुअल वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसको डिफेक्शन क्लॉज कहते हैं, जो अभी मुनर्रफ अराकीन हुए थे 2022, सारे इलेक्शन कमीशन ने उनको नायल नायल तो नहीं किया, उनको ये किया कि उनको टेम्परेरी उनको कहा कि ये सारे खत्म हो गए, अब दोबारा इलेक्शन होंगे। सारी जिंदगी के लिए नायल नहीं किया, पर्टिकुलर टर्म के लिए किया। तो उसके बाद जो 15 अमेंडमेंट थी वो 1998 में की गई। 15 अमेंडमेंट 1998 में हुई थी, और ये भी नवाज शरीफ के दौर में हुई थी 1998 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें फिर उसने शरिया लॉ नाफिज करने की कोशिश की, यानी कि मौलवी बनने की कोशिश की नवाज शरीफ ने। उसने कहा कि जी ठीक है, शरिया लॉ मैं लगा देता हूँ, इम्पोज कर देता हूँ। ये उसने एक बिल पेश किया, ये जो है नेशनल असेंबली से तो पास हो गया था, लेकिन सेनेट से ये फेल हो गया था। 9th 11th और 15th अमेंडमेंट ये वो हैं जो कभी पास ही नहीं हो सकी। ये भी पेपर में पूछता होता है, इंटरव्यू में पूछा है काफी लोगों से, भाई कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जो पास ही नहीं हो सकी। एक 9th है, एक 11th है, एक 15th है। ठीक है जी, 15 भी शरिया लॉ से रिलेटेड है, 9th भी शरिया लॉ से रिलेटेड है। 11th बेनजीर भुट्टो के दौर में
जो कि उन्होंने सीट्स बढ़ाने की बात की। अगेन 16th अमेंडमेंट के ऊपर आ जाए। 16th अमेंडमेंट के अंदर कोटा सिस्टम जो था उसको 20 साल से 40 साल तक कर दिया गया 1999 में। नवाज शरीफ के दौर में कोटा सिस्टम जो था उसको 40 साल पे रखा गया कि कोटा सिस्टम अब 40 साल के बाद जाके दोबारा से क्या कहते हैं कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। 40 साल तक कोटा सिस्टम फिक्स है। 17th अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन 17th इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 58 2B की पावर नवाज शरीफ ने खत्म की थी, मुशर्रफ ने 2003 में आके, मुशर्रफ के दौर में एक ही अमेंडमेंट हुई है, यही जो अब 17th अमेंडमेंट है। 17th अमेंडमेंट को जो नवाज शरीफ के दौर में थी उसको नल किया, रिवर्स किया और दोबारा 58 2B को लेकर आ गया। यानी कि अगेन प्रेसिडेंट के पास ही पावर थी कि ही कैन डिसॉल्व असेंबलीज, ही कैन अपॉइंट गवर्नर्स, ही कैन आल्सो नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर एज वेल। ठीक है जी, तमाम मिलिट्री के हेड्स भी वो लगा सकते हैं। 18th अमेंडमेंट में जो पावर थी प्रेसिडेंट की असम पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की, 58 2B को अगेन दोबारा खत्म कर दिया गया। 2010 में हुई, ये 8 अप्रैल 2010 की, इसकी डेट पूछता होता है। 18th अमेंडमेंट की डेट पूछता होता है, 8 अप्रैल को हुई, 2010 में हुई, जरदारी के दौर में हुई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। 102 आर्टिकल्स टोटल थे, वो अमेंड किए गए थे। 102 आर्टिकल, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान भी कहते हैं 18th अमेंडमेंट को। 18th अमेंडमेंट में 58 2B खत्म करके प्रेसिडेंट से पावर लेके सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर को शिफ्ट की गई। प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था 8 अप्रैल को पास की गई, 19 अप्रैल के ऊपर साइन किए थे आपके प्रेसिडेंट ने, तो तब ये जाके आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी है। जो पार्लियामेंट से पास हुई है वो 8 अप्रैल को पास हुई है और 19 अप्रैल को बेसिकली ये हमारे आइन का हिस्सा बनी है जब प्रेसिडेंट ने साइन किए। इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो रजा रब्बानी थे। इसमें एनएफसी को रिस्ट्रक्चर किया गया, ये पहले पढ़ा चुका हूं एनएफसी को रिस्ट्रक्चर कैसे किया गया। 57.5% शेयर प्रोविंसेस को दिया गया, 42.5% शेयर जो है वो वफाक को दिया गया, एक ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद इसमें सूबों के नाम चेंज किए गए, सिंध का SINDH लगाया गया, बलूचिस्तान में BLU था पहले वो खत्म करके BLO लगाया गया, KPK का नाम चेंज करके NWFP का नाम चेंज करके KPK रख दिया गया। ठीक है, और भी बड़ा कुछ हुआ। 47 सब्जेक्ट्स डिसेंट्रलाइज हुए, यानी कि सेंटर से सब्जेक्ट्स डिसेंट्रलाइज करके प्रोविंसेस को हवाले कर दिए गए। लोकल गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारे सोशल सब्जेक्ट्स हैं, सूबों को ऑटोनॉमी दी गई फुली। ये 18th अमेंडमेंट का मेन ओवरव्यू था। और इसमें सूबे जो हैं वो तमाम पावरफुल हैं। सूबे चाहें तो मुल्कों से अलग ट्रेड भी कर सकते हैं, आपस में ट्रेड बंद करना चाहें बॉर्डर वो भी कर सकते हैं। सूबों को बहुत हद तक ऑटोनॉमी दे दी गई, जो कि नहीं, इतनी नहीं देनी चाहिए थी, थोड़ी सी कम होती। ठीक है जी, और उसके बाद ये 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम 19th अमेंडमेंट में खास तौर पे ये भी 2010 में हुई है। एक तो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, जो कि 175A मैंने आपको बताया था अभी आर्टिकल, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। दूसरे नंबर पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स उसका हिस्सा बन सकते हैं, वो इसमें बेसिकली सेट किया गया कि उनको, उनकी नॉमिनेशन का तरीकाकार क्या होएगा। ये 19th अमेंडमेंट थी। जो 20th अमेंडमेंट है ये भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और इसमें बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का कहा गया कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी कि इसमें इलेक्शन कमीशन के इदारे को आजाद कर दिया गया, फुली ऑटोनॉमी उसको दे दी गई। पहले वो उसको ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी, पहले वो गवर्नमेंट के अंडर होता था, अब उसको आजाद डिक्लेयर किया गया। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इदारा है, मर्जी के सारे फैसले कर सकता है। 2012 में की गई 20th अमेंडमेंट। अगेन 21st अमेंडमेंट 2015 के पहले महीने में की गई, जनवरी में की गई। और चूंकि याद होगा आपको APS अटैक हुआ था, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर पेशावर के अंदर अटैक हुआ था, उस अटैक में 133 हमारे बच्चे शहीद हुए थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बैठी और उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़रब अज़ब ऑपरेशन बाद में स्टार्ट हुआ, उससे पहले उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। ये सजेशन दी गई मिलिट्री कोर्ट्स की। मिलिट्री कोर्ट्स क्या होंगे? जिस भी टेररिस्ट को पकड़ा जाएगा, आर्मी उसको पकड़ेगी, उसको डायरेक्ट शूट कर देगी, उसको डायरेक्ट फांसी पे लटका देगी, उसको राइट टू फेयर ट्रायल दिए ही नहीं जाएगा। यानी कि ही विल नॉट बी ग्रांटेड द राइट टू फेयर ट्रायल।
ये अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात को कॉन्स्टिट्यूशन ने रिबट किया है। इस अमेंडमेंट के खिलाफ बड़ी सारी डिटें हुई, पिटिशनें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ के पास ये पावर थी कि किसी की डेथ पेनल्टी पे साइन करता तो वो बस एंड था। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स एस्टैब्लिश किए गए 2015 से 2017। अगेन बाद में दोबारा एक अमेंडमेंट आती है 23rd, उसमें मैं बताता हूँ। फिलहाल आप 22nd अमेंडमेंट पे आ जाएं। जितनी भी ईसीपी की पावर थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो सारी की सारी पावर दे दी गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑल पावरफुल बन गया। 2016 की बात है जब ये अमेंडमेंट पास करवाई गई, ठीक है जी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बिकेम ऑल पावरफुल। उसके बाद है जी 23rd अमेंडमेंट के ऊपर आ जाए। 23rd अमेंडमेंट भी 21st अमेंडमेंट की एक्सटेंशन है, यानी कि 23rd अमेंडमेंट 2017 में हुई, जब 21st अमेंडमेंट में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब हुआ था स्टार्ट। तो जब मिलिट्री कोर्ट्स खत्म हो गई उनकी वो, तो फिर दोबारा आर्मी ने कहा भी दोबारा बनाए, फिर 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दे दी गई थी, ठीक है जी, मिलिट्री कोर्ट्स की। और ये 21st अमेंडमेंट की डायरेक्ट एक्सटेंशन थी, 2 साल के लिए दोबारा बना दी गई थी। अगेन फिर 2019 में जब ये खत्म हुई तो फिर आर्मी ने कहा भाई तीसरी दफा भी मिलिट्री कोर्ट्स, फिर हुकूमत ने कहा, पीपल्स पार्टी डट गई, उन्होंने कहा नहीं भाई बहुत हो गया। 24th अमेंडमेंट, याद होगा 2017 में एक सेंसस हुआ था, तो 2017 में 6 सेंसस हुआ था। इसमें बेसिकली री एलोकेशन की गई है नेशनल असेंबली की सीट्स की और कॉन्स्टिट्यूंसीज की, रीडिफाइन किया गया है, हल्का बंदियां दोबारा से चेंज करवाई गई इसमें। और नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान, और जो उसने इलेक्शंस को ये अलाउ किया कि वो 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं करवा सकते हैं, उसके बाद इलेक्शंस वगैरह और सारा कुछ। उसके बाद है जी 2000 मेरे ख्याल से 25th अमेंडमेंट की बात करें, टाटा के मर्जर से रिलेटेड ये है कि 25th अमेंडमेंट 31 मई 2018 को हुई, और उसमें ये हुआ कि क्या कहते हैं 25th अमेंडमेंट में फाटा जो था फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था, और 4 ऑप्शन थे कि 3-4 ऑप्शन थे, या तो इसको स्टेटस को का ऑप्शन दे दें, इसी तरीके से रहने दें, या फिर इसको मर्ज कर दें केपी के साथ, या फिर अलग सूबा बना दें। तो क्योंकि अफगानिस्तान की शुरू से फाटा के ऊपर क्लेम रहा है, नाजायज क्लेम रहा है, पाकिस्तान ने इसको सबसे सिंपल हाल ये था कि हमने इसको मर्ज कर दिया केपीके के साथ। इसको मर्ज किया गया इसके 25th अमेंडमेंट के तहत, जो कि 31 मई 2018 में पास हुई। मौलाना फजल रहमान ने शायद इसके खिलाफ वोट दिया था, बाकी सारे इसकी यूनानिमस पास करवाई गई थी। और अब फाटा जो है वो, अब देयर इज नो मोर फाटा, फाटा हैज बिकम द पार्ट ऑफ केपीके। और फाटा की जो 7 एजेंसीज हैं, जिसमें आपकी है बाजोड़ है, औरकजई है, मोहम्मद है, उसके बाद कुरम एजेंसी है, नॉर्थ वजीस्तान है, साउथ वजीस्तान है, और खैबर एजेंसी है। तो ये 7 एजेंसीज हैं और 6 ट्राइबल एरियाज हैं, जिसमें आपका कोहाट है, उसके बाद है जी आपका बन्नू, टांक, पेशावर और लकी मरवत। ये 7 फ्रंटियर रीजन्स हैं, इन सबको मर्ज किया गया उसके साथ। 26 अमेंडमेंट अगेन ये रिसेंटली पास हुई है, और 26 अमेंडमेंट में ये फाटा की जो सीट्स थी, जो कि पहले सेनेट की, फाटा की 8 सीटें थी सेनेट में, अब वो खत्म कर दी गई हैं। और उसके बाद अब टोटल सेनेट की सीट 96 बचेंगी। 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें फाटा की जो 4 सीटें अभी बची हुई हैं वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन सेनेट का 3 साल बाद होता है। 2021 में हुआ था, फाटा की आधी सीटें खत्म हो गई थी, क्योंकि आधे रिटायर हो जाते हैं ना सेनेटर्स, आधे फिर दोबारा आ जाते हैं। तो सेनेट रहता ही है, जब भी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है सेनेट रहता ही है। तो एक बात, दूसरी 2024 में जब इलेक्शन होंगे वो 4 भी बाकी खत्म हो जाएंगे। तो जो इसकी 6 सीटें थी असेंबली की, नेशनल असेंबली की, यानी कि 6 सीटें वो फाटा की पहले निकाल ली गई थी, फिर वो 6 सीटें दे दी गई केपीके को, कि भाई केपीके की 6 सीटें असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में, यानी कि पहले 340 थी, 42 थी असेंबली नेशनल असेंबली की सीट, 6 सीटें कम करके 336 बची, वही 6 की 6 केपीके को दे दी गई, कि भाई इसके मर्ज हुआ तो 6 की 6 केपीके, अगेन 342 हुई। फिर दोबारा जब अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने वर्डिक्ट दिया, 6 सीटें कम करके 336 सीट्स अब आगे बची हुई हैं। और जो 16 सीटें उन्होंने बढ़ाई हैं फाटा की, ये केपीके के अंदर, ठीक है जी, 16 सीट्स केपीके के अंदर उन्होंने फाटा की सीट्स बढ़ाई हैं।
तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी। लाइट आई गेस चली गई है, और कोई सवाल हो तो इस पे बाद में यू कैन आस्क।